जय हिंद मेरे सभी दोस्तों, गोरखपुर विश्वविद्यालय के और उससे जो संबंधित है सभी कॉलेजों को स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आपके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, आपके एग्जाम होने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री यानी मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से लेकर के 1815 ईस्वी तक इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2 दिसंबर 2025 को। तो आज के इस क्लास में क्या है, इस क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आए थे और जो पेपर है वो काफ़ी आसान आया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुन लीजिए जो मैं कहने वाला हूँ। इस बार देखें, जब पिछले साल आपका एग्ज़ाम हुआ था 2023-24 में, तो आपका मॉडर्न वर्ल्ड था पेपर का नाम, अब पेपर कोड HIS 302 था। इस बार मैं डेट शीट में देख रहा हूँ, जो आपका मॉडर्न वर्ल्ड है इसका नाम बदल के हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कर दिया गया है और इसका जो पेपर कोड है, ये पेपर कोड आपका HIS 303 हो गया है। ठीक है, ये वाला कोड इसका हो गया है और ये वाला कोड इस पेपर का हो गया है, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपके एडमिट कार्ड में भी हो सकता है मेंशन हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि एडमिट कार्ड मेरे पास है नहीं आप लोगों का, केवल डेट शीट है। तो डेट शीट में आपका, ठीक है, HIS 302 में ये आपका मेंशन है। ठीक है, HIS 303 में ये मेंशन हो गया है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखें, आपका पेपर का नाम और पेपर कोड चेंज हो जाने से जो आपका सिलेबस है इसमें वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा था, उसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं उस सब्जेक्ट के नाम और पेपर कोड दोनों चेंज हुए हैं, लेकिन जो सिलेबस में आपका जो मेंशन है सिलेबस, वो आपका चेंज नहीं हुआ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आए हुए थे। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे बाकी जो आपके ये सारे क्लासेस हैं, एथिक्स एंड प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री और जो सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसका भी मैं आपको सॉल्व करा के दे दूंगा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। देखें, आपके ये ऑप्शनल होते हैं, 3 ग्रुप में ये क्वेश्चंस आपके पेपर आते हैं, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज हम लोग ग्रुप 1 में जो आपको प्रीवियस ईयर में हुआ था, ठीक है, HIS 302, इसी को हम लोग कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से लेकर के 1815 ईस्वी तक। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, इन प्रेस ऑफ फाली पुस्तक किसने लिखी है। पूछा क्या, इन प्रेस ऑफ फाली। ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक इरास्मस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इन प्रेज ऑफ हाली पुस्तक किसने लिखा है, इरास्मस ने लिखा है। तो पूछता है आपके एग्जाम में, इन प्रेज ऑफ हाली पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था और इसको लिखा कब गया था। देखिए, लिखना और प्रकाशन होना अलग अलग डेट है, क्योंकि पहले लिखा जाता है, प्रकाशन बाद में होता है। ठीक है, तो इसको लिखा गया था 1509 ईस्वी में। ठीक है, 1509 ईस्वी में इरास्मस ने इस पुस्तक को लिखा था, इन प्रेज ऑफ हाली को, और जो इसका प्रकाशन है वो 1511 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष और जो लिखा गया है, ठीक है, इन दोनों डेट को अलग अलग और अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलें, लिखा गया था 1509 में, प्रकाशन हुआ था 1511 में। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है। देखिए, पूछा गया है आपके, लूथर के समर्थक क्या कहे गए। ठीक है, जो लूथर थे, ठीक है, इनके जो समर्थक थे वो क्या कहे गए, इनके समर्थक प्रोटेस्टेंट कहे गए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या पूछा गया था। चले यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है, जो यूरोप है और यूरोप में जो आपका धर्म सुधार आंदोलन है, ये कब शुरू हुआ था, तो ये आपका शुरू हुआ था 1517 ईस्वी में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जब आप लोग थर्ड ईयर में पहुंच जाते हैं, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, तो साथ में आपका डेट भी मेंशन कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर ये डेट है आपका, 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, डेट भी मेंशन रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत कब हुई। 30 वर्षीय युद्ध पूछ रहा है और इसकी शुरुआत पूछ रहा है कब हुई थी, 1618 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा डेट याद रखिएगा इसका, 23 मई। ठीक है, 23 मई 1618 ईस्वी को 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई थी। चौथे का ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है।
देखिए 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई, ठीक है। 30 वर्षीय जो युद्ध है ये तो मैंने इसका डेट बता दिया, हुआ कब था, लेकिन इसकी समाप्ति कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो इसकी समाप्ति हुई थी किस संधि के द्वारा पूछा गया है, तो वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा 30 वर्ष युद्ध की समाप्ति हुई थी, ठीक है। कब हुई थी तो ध्यान रखेंगे वेस्टफेलिया की संधि, तो ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर, ठीक है। वेस्टफेलिया की संधि 24 अक्टूबर 1648, ठीक है। वेस्टफेलिया की संधि जो हुई थी 24 अक्टूबर 1648 को हुई थी और इसी से आपका 30 वर्ष युद्ध की समाप्ति हुई थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग डेट हैं, दोनों को अलग अलग, ठीक है। 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 1618 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो अंत हुआ था 30 वर्षीय युद्ध का, ये वेस्टफेलिया की संधि से हुई थी और वेस्टफेलिया की संधि 1648 में हुई थी, ठीक है। तो दोनों अलग अलग डेट हैं, दोनों अलग अलग डेट को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है 30 वर्षीय युद्ध कब तक चला। देखिए यहाँ पर भी मेंशन है, ठीक है। 30 वर्षीय युद्ध कब तक चला था, तो यह 1618 से लेकर के 1648 तक, ठीक है। देखें इसीलिए मैं आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ा देता हूँ, हो सकता है किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 30 वर्षीय युद्ध शुरू होने का कारण था, जो 30 वर्षीय युद्ध है, ठीक है, इसके शुरू होने का कारण था रिलीजियस कारण था, ठीक है, धार्मिक कारण था। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। चलिए प्रश्न नंबर 8 है पुरातन व्यवस्था क्या थी। पुरातन व्यवस्था, ठीक है, ये क्या थी, तो पुरातन व्यवस्था जो होती थी ये फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व की व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8 का। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है गौरवपूर्ण क्रांति का उद्भव इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। गौरवपूर्ण क्रांति का उद्भव इंग्लैंड में कब हुआ था, 1688 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे क्या पूछा गया है चार्ल्स द्वितीय को किस वर्ष में इंग्लैंड का राजा घोषित किया गया। जो चार्ल्स द्वितीय थे, ठीक है, इनको इंग्लैंड का राजा घोषित किया गया था, किस सन में किया गया था, तो 1660 ईस्वी में किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 10 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है फ्लाइंग शटल, ठीक है। फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन था, तो फ्लाइंग शटल के आविष्कारक जॉन के थे। पूछता है फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब हुआ था, 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है स्पिनिंग जेनी, ठीक है। अच्छा फ्लाइंग शटल क्या होता था, ठीक है, ये कपड़ा बुनने की मशीन थी फ्लाई शटल, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, देखें स्पिनिंग जेनी, ठीक है, नामक यंत्र का आविष्कारक कौन था, तो इसके जो आविष्कारक थे जेम्स हरग्रीव्स थे। पूछता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो 1700 से 64 और 65 के बीच में हुआ था, ठीक है। कहीं कहीं 1764 मेंशन रहता है, कहीं कहीं 1765 मेंशन रहेगा, कभी कभी दोनों मेंशन रहेगा, तो दोनों याद रखेंगे, ठीक है। चलें इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर 12 में। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई थी इंग्लैंड में, तो ये वस्त्र उद्योग से हुई थी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन है देखेंगे पूछा क्या गया है निम्नलिखित में से वह कौन सी मशीन है जिसने कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत योगदान दिया। मैंने क्या बताया है फ्लाइंग शटल, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 प्रश्न नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नाइट्स कौन थे। नाइट्स दोस्तों आपके घुड़सवार सैनिक होते थे, ठीक है, ये घुड़सवार सैनिक होते थे, केवल सैनिक मेंशन है, कोई बात नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट है सोल्जर होते थे ये, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है गौरवपूर्ण क्रांति, ठीक है, क्या कह रहा है गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक था, तो उस समय इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय थे। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है। यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत, ठीक है, तो आधुनिक युग की जो शुरुआत है वो 1453 ईस्वी से मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है 1453 ईस्वी से।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 18 है आपका, औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या था। औद्योगिक क्रांति, ठीक है, इसका परिणाम क्या था। तो शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का केंद्रीकरण, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, सर्फ का अर्थ संबंधित है। सर्फ, ठीक है, तो जो सर्फ होते थे ये आपके दास होते थे, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, आतंक राज्य, पूछ क्या रहा दोस्तों, आतंक राज्य का फ्रांस में संस्थापक कौन था। ठीक है, तो आतंक राज्य का जो फ्रांस में संस्थापक थे वो आपके नेशन कन्वेंशन थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो नेशनल कन्वेंशन है ये आपके आतंक राज्य के संस्थापक थे फ्रांस में। ठीक है, कैसे, चले मैं आपको इसमें डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ, आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखें, फ्रांस में आतंक राज्य की स्थापना नेशनल कन्वेंशन के दौरान हुई थी। इस दौरान जैकोबिन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने सत्ता संभाली थी। ठीक है, और उन्होंने एक आतंक का माहौल बना दिया था। इस दौरान हजारों लोगों को फांसी दी गई थी। जो अन्य विकल्प हैं जैसे संविधान सभा, व्यवस्थापिका और डायरेक्टरी, ये क्या है। तो संविधान सभा जो होता है ये फ्रांस की क्रांति के दौरान संविधान बनाने के लिए गठित हुई थी। और जो व्यवस्थापिका आपके ऑप्शन में दिया था ये कानून बनाने वाली संस्था होती है। ठीक है, और जो डायरेक्टरी है आपके ऑप्शन में दिया था डी वाले में, ये क्या है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद की एक शासन व्यवस्था थी जो नेपोलियन के उदय से पहले की थी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके ऑप्शन में ये सारे मेंशन है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, चलें, पूछा गया है आपका टेनिस कोर्ट, क्या कह रहा है, टेनिस कोर्ट की शपथ संबंधित है। टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें कुछ मेंशन किया गया है, ध्यान से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, देखें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी हुई है। टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई थी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे डेट तो मोस्टली आप लोग याद रखिएगा, 20 जून 1789 को हुई थी। ठीक है, इसे फ्रेंच में सेरमेंट डू ज्यू डे पाम के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंच में इसे इस नाम से जाना जाता है, अच्छे से इसे याद रखेंगे। और जो टेनिस कोर्ट की शपथ का डेट है इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलें, अच्छा, जो टेनिस कोर्ट की शपथ है ये राजशाही के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बनी और फ्रांस की राजनीतिक बदलाव में एक अहम मोड़ साबित हुई। ठीक है, चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था। देखें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडलजेंस क्या था। इंडलजेंस क्या था, तो यह पैसा देकर पाप का पश्चाताप पत्र खरीदना था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। इंडलजेंस क्या था, पैसा देकर के पाप का पश्चाताप पत्र खरीदना था। अब इंडलजेंस के बारे में भी मेंशन है, देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से कई सारे प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनेंगे, जैसे मैं आपको क्लास में की पॉइंट कराता हूँ। ठीक है, देखें, जो इंडलजेंस है पैसे से खरीदे गए आधिकारिक बयान थे। ठीक है, जिनका दावा था कि स्वर्ग में चढ़ने से पहले पापी की अवधि को कम किया जा सकता है। ठीक है, यह प्रथा पोप लियो एक्स के समय में थी। ठीक है, जो इंडलजेंस थी वो किसके समय में थी, तो यह प्रथा पोप लियो एक्स, ठीक है, इनके समय में थी। अच्छा, पोप लियो एक्स ने चर्च जाने वालों से भारी मात्रा में धन इकट्ठा करके ऐसा किया था। ठीक है, इसमें कुछ और इंक्लूड है। देखिए, लूथर ने इस प्रथा का विरोध किया था। उन्होंने 1517 में कैथोलिक चर्च में उनके द्वारा देखे गए अपराधों और दुर्व्यवहारों का विवरण देते हुए अपना पैम्फलेट, ठीक है, पैम्फलेट लिखा था। यह पैम्फलेट 95 थीसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी आगे ये आपका मेंशन होगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखें, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी, सन 1800 ईस्वी में। डेट याद रखेंगे क्योंकि डेट मोस्टली आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 18 जनवरी सन 1800 ईस्वी को बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए,
स्पिरिट ऑफ लॉ, इसमें लॉ लिखा है, कहीं कहीं लाज भी आपको मिलता है। तो स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है। और पूछता है कि स्पिरिट ऑफ लॉ का प्रकाशन कब हुआ था? 1750 ईस्वी में स्पिरिट ऑफ लॉ का प्रकाशन हुआ था और इसको लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, द पर्सियन लेटर्स किसकी रचना है? ठीक है, द पर्सियन लेटर्स ये रचना किसकी है? तो ये रचना मॉन्टेस्क्यू की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछता है द पर्सियन लेटर का प्रकाशन कब हुआ था? 1721 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका। पूछा है रिनेसा, रिनेसा शब्द किस भाषा से ग्रहण किया गया है? तो ये आपका फ्रेंच भाषा से ग्रहण किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, प्रथम स्टेट क्या था? ठीक है, तो प्रथम स्टेट के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें पादरी वर्ग होते थे प्रथम स्टेट में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे कि द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे। ठीक है, तृतीय में कौन लोग शामिल थे, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चले इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से इसे याद रखेंगे। ठीक है, देखें जो प्रथम स्टेट है इसमें पादरी वर्ग थे। ठीक है, और जो फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी उसी तरह से यहाँ फ्रांसीसी क्रांति में भी आपके जो समाज था इनके 3 वर्गों में बांटा गया था। जैसे प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग होते थे और जो दूसरा स्टेट होता था इसमें कुलीन वर्ग होते थे और जो तीसरा स्टेट होता था इसमें आम लोग आते थे। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। चले ये मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चले पूछा गया है आपका कि बास्तील का पतन कब हुआ था? बास्तील का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। अच्छा यहाँ पर देखिए 1789, 1789, 1789 और 1789 सब में, लेकिन आपके जो डेट हैं, ठीक है, डेट आपके मेंशन किए गए हैं वो भी महीनों के नाम के साथ साथ अलग अलग। ठीक है, तो इसीलिए डेट को भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी तरह से आपसे पूछे जाते हैं। 6 सेमेस्टर में भी आपको जो क्वेश्चन का लेवल है इसी तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ के शासक लुई 16वें थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। अब देखते हैं इसमें कुछ मेंशन है क्या? बिल्कुल है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, देखें फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 16वें थे। ठीक है, लुई 16वें बोरबान राजवंश से थे। आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, कि लुई 16वें किस राजवंश से संबंधित थे? तो बोरबान राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, अच्छा पूछता है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के राजा जब लुई 16वें थे तो वो वहाँ का सत्ता का वो संभाले थे 1774 ईस्वी में वो सत्ता संभाले थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे लुई 16वें को बड़े कर ढांचे और ऋण की समस्याएं विरासत में मिली थी, यानी उनके बाप दादा से। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे लुई 16वें और उनके पूर्ववर्ती के असाधारण खर्च किया। ठीक है, पूर्ववर्ती ने असाधारण खर्च किया और अमेरिकी क्रांति में फ्रांस ने महंगी भागीदारी निभाई। लुई 16वें के समय बैस्टिल एक रहस्यमय जगह थी जहां राजा को नाराज करने वाले लोग यातनापूर्ण जीवन जीने के लिए गायब हो जाते थे। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि बैस्टिल पर हमला कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, चलें इसमें देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर रूसो न होता तो फ्रांसीसी क्रांति न होती, यह किसका कथन है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? नेपोलियन ने कहा था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूसो का पावर कितना था, दबदबा कितना था। नेपोलियन इतना डेंजर आदमी था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान में रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर आपका 32 है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछा क्या है आपका? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है?
इस पुस्तक के लेखक हैं जिगजैग रूसो। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। और ये पूछता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा कब गया था? 1762 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है इसका प्रकाशन भी हो, इसका प्रकाशन और लिखा गया डेट में हमको कन्फ्यूजन है, लेकिन 1762 में ये आपका लिखा गया था या फिर प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो या तो प्रकाशन वर्ष पूछेगा या तो आपका लिखा हुआ डेट पूछेगा। 1762 मेंशन रहेगा तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आप लोगों को अगर पता है तो मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखा करें। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखें, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसका नारा क्या था? जैसे अपने देश में क्रांति हुई थी उसका अलग अलग नारे थे, तो फ्रांस की क्रांति में भी नारे थे। तो उस समय वहाँ के नारे क्या थे? तो उस समय वहाँ का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, पूछता है फ्रांस की क्रांति कब से कब तक चली थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखें मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से इसे याद रखिएगा। 5 मई, ठीक है, 5 मई 1789। ठीक है, ये आपका हो गया पहला डेट। और 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 1799। ठीक है, 9 नवंबर 1799। जो फ्रांसीसी क्रांति है 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 के बीच हुई थी। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था किस देश के विरुद्ध लाई? ठीक है, जो नेपोलियन थे ये महाद्वीपीय व्यवस्था, ठीक है, किसके विरुद्ध लाए थे? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ लाए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 34 का। ठीक है, चले। अच्छा, जो इंग्लैंड है ये आपका यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, हो सकता है आपके ऑप्शन में ब्रिटेन दे दे। ठीक है, ब्रिटेन हो सकता है मेंशन करके दे दे, तो ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड करके हो सकता है मेंशन करे, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेपोलियन वाटरलू के मैदान में कब पराजित हुआ? तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये वाटरलू के मैदान में हार गया था जून 1815 को। जून 1815, 18 जून, ठीक है, 18 जून 1815 को नेपोलियन वाटरलू के मैदान में पराजित हो गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 35 का। देखते हैं मेंशन क्या है, क्या मेंशन होगा तो देख लेंगे बिल्कुल। यहाँ से देख लीजिए, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे। देखिए, वाटरलू की लड़ाई में हारने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। अच्छा, ये वाला है, यहाँ से इसे मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलें देखिए, यहाँ मैं अभी आपको उसको दिखा दूंगा। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। नेपोलियन को वाटरलू की हार के बाद कहाँ भेज दिया गया था? आपने देखा है सेंट हेलेना में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। तो यहाँ इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वाटरलू की लड़ाई में हारने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 18 जून 1815 को। ठीक है, अच्छा, बेल्जियम में लड़ी गई थी, ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें मेंशन है, आगे ध्यान रखेंगे। देखिए, इस लड़ाई में नेपोलियन की कमान वाली फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। उस हार के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, इसके बाद अच्छा पूछेगा किस युद्ध में नेपोलियन ने आत्मसमर्पण किया था? तो ध्यान रखेंगे कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट ने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, चलें आगे है आपका। इसके बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, वहीं इसको भेज दिया गया था। अच्छा, इसके ऊपर एक मूवी भी आई है। ठीक है, देख लीजिएगा। सेंट हेलेना दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक बंजर और हवादार चट्टान का द्वीप है। ठीक है, 6 साल के निर्वासन के बाद 5 मई 1821 को सेंट हेलेना में ही नेपोलियन का निधन हो गया। ठीक है, अच्छा, उसकी मृत्यु का कारण मोस्टली क्या है? संभवतः माना जाता है कि उसको पेट का कैंसर हो गया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन ने नेपोलियन कोड को लागू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये आएगा भी। देखें, ऐसा नहीं है केवल यही आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं एक तरह से अनुमान लगाकर बता रहा हूँ। ठीक है, 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन कोड लागू किया था। ठीक है, नेपोलियन कोड कब लागू किया गया था?
1804 में, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। डेट याद रखिएगा, ठीक है, मई, ठीक है, मई 21 मई 1804 को नेपोलियन कोड लागू किया गया था। केवल नेपोलियन कोड ही नहीं और भी चीज़ें इसमें मेंशन है, ठीक है, देख लेंगे आप एक बार। देखें, नेपोलियन कोड को साल 1804 में लागू किया गया था। इसे फ्रांस की सिविल संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। नेपोलियन कोड को क्या कहा जाता है? फ्रांस की सिविल संहिता कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, नेपोलियन कोड को लागू करने के बाद दुनिया भर के कई देशों की कानून संहिताओं में बदलाव हुए। नेपोलियन कोड की कुछ खास बातें थीं। क्या खास बातें थीं? देखें, नेपोलियन कोड ने फ्रांस के कानूनी सिस्टम को आधुनिक बनाया और उसे एकीकृत किया, ठीक है। इस कोड ने कानून के समक्ष समानता, नागरिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांतों को मान्यता दी। इस कोड ने यानी नेपोलियन कोड ने जन्म पर आधारित विशेषताओं को खत्म कर दिया। जो नेपोलियन कोड थी, ठीक है, इस कोड ने संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। जो नेपोलियन कोड है ये पितृसत्तात्मक शक्ति को मजबूत किया, ठीक है। नेपोलियन कोड ने पितृसत्तात्मक, पूछता है मातृसत्तात्मक को मजबूत किया था या पितृसत्तात्मक को, तो पितृसत्तात्मक था, ठीक है। नेपोलियन कोड ने दुनिया भर में 20 से ज़्यादा देशों की कानूनी संहिताओं के लिए मॉडल का काम किया, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और मेंशन है, हो सकता है इसमें कुछ और आपसे पूछा जाए अलग से। देखें, नेपोलियन कोड के बाद साल 1806 में, यानी 4 के बाद, नेपोलियन कोड 1804 में आया था, 4 के बाद 1806 में नागरिक प्रक्रिया संहिता आपका लागू की गई थी। 1807 में वाणिज्यिक संहिता लागू की गई थी। 1808 में आपराधिक संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई थी। 1810 में दंड संहिता लागू की गई थी, ठीक है। इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। चलिए, ये हो गया प्रश्न नंबर आपका 38। देखेंगे क्या पूछा गया है। देखें, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन का जन्म पूछ रहा है, तो इनका जन्म हुआ था 1769 को, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेपोलियन का जन्म पूछ रहा है तो 1700, ठीक है, 69 को, और इसका डेट याद रखिएगा, ठीक है, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरी का तख्ता पलट कब किया गया था? ठीक है, डायरेक्टरी का तख्ता पलट कब किया गया था नेपोलियन के द्वारा? तो नवंबर 1799 को, ठीक है, नवंबर 1799 को डायरेक्टरी का तख्ता पलट किया गया था नेपोलियन के द्वारा, ठीक है। डेट याद रखिएगा, नवंबर, कब नवंबर? तो 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 1799 को डायरेक्टरी का तख्ता पलट किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। चले, प्रश्न नंबर 40 है, 40 नंबर, मानवतावाद क्या कह रहा है? मानवतावाद का प्रवर्तक किसे कहा गया है? तो यह पेट्रार्क को कहा गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मानवतावाद के प्रवर्तक पेट्रार्क। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ठीक है, पुनर्जागरण, इसका प्रारंभ इटली में हुआ था, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ये तो सही है कि सर पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ था, लेकिन इटली के किस शहर में हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस शहर में, ठीक है, इटली के फ्लोरेंस शहर में, ठीक है, पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था। ध्यान रखेंगे, इटली के फ्लोरेंस शहर में पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था। अच्छा, इसमें कुछ और मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, 1490 से लेकर के 1952 के दशक के बीच इसे उच्च पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चले, पूछता है आपके एग्जाम में, मेंशन रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, तो मेंशन रहेगा 1490 से लेकर के 1520 के दशक में, ठीक है। तो इसमें जो इटली का पुनर्जागरण है इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसे उच्च पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 42 है, यूटोपिया, इसको भी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है। ये किसकी रचना है? यूटोपिया आपकी थॉमस मोर की रचना है, ठीक है। पूछता है इसका प्रकाशन, तो 1516 में इसका प्रकाशन हुआ था यूटोपिया का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, पूछा गया है आपका, पुनर्जागरण कालीन कलाओं में सर्वाधिक किसका विकास हुआ? ठीक है, पुनर्जागरण कालीन कलाओं में, ठीक है, किसका सर्वाधिक विकास हुआ था?
तो चित्रकला का विकास और मूर्तिकला का विकास भी हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर आपके ऑप्शन में दोनों मेंशन रहता कि ए और बी करके इस तरह से मेंशन रहता तो दोनों आपके राइट होते, लेकिन पहले आपका चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है, तो चित्रकला आपका राइट आंसर है। ठीक है, चले। अच्छा, इसमें कुछ मेंशन भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चले देखें, पुनर्जागरण काल यूरोप में महत्वपूर्ण कलात्मक विकास का काल था, जिसमें चित्रकला और मूर्तिकला सबसे उल्लेखनीय कला रूप थे। ठीक है, तो चित्रकला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ए और बी नहीं दिया है। अच्छा, इसमें कुछ देखें, पुनर्जागरण काल अपनी कई प्रसिद्ध चित्रकलाओं के लिए जाना जाता है। इसमें शामिल हैं कौन कौन? मोनालिसा। ठीक है, यह लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित यह इतिहास की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक है, मोनालिसा। ठीक है। अच्छा, पिछले खाना, ये लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित यह इतिहास की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है। ठीक है। अगला है आदम की रचना, माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित यह सिस्टीन चैपल में प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है, देखें, सिस्टीन चैपल की छत। ठीक है, माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित यह सिस्टीन, ठीक है, चैपल में प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। नेक्स्ट है आपका एथेंस का स्कूल, ये राफेल, जो आपके राफेल थे वो भी चित्रकार थे। ठीक है, इनके द्वारा चित्रित यह पेंटिंग उल्लेखनीय पश्चिमी विचारकों को चित्रित करके बौद्धिकता का जश्न मनाती है। ठीक है, चलें अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो लियोनार्डो दा विंची थे, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थीं और इनका रचना काल कब से कब तक था। ठीक है, चले, यहाँ पर आपका पूछा गया है प्रश्न नंबर 43 मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 44 आपसे पूछा गया है। देखें, पूछा गया कि लियोनार्डो दा विंची कौन था। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची ये कौन था? तो ये आपका चित्रकार भी था, वैज्ञानिक भी था और गणितज्ञ भी था। ठीक है, क्योंकि उपरोक्त सभी दिया है तो डी ऑप्शन आपका राइट है, लेकिन ये चित्रकारी के लिए ज़्यादा फेमस थे, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले प्रश्न नंबर आपका 45। अच्छा, इसमें जो मेंशन है मैं वो दिखा दे रहा हूँ। देखें, जो लियोनार्डो दा विंची हैं, ठीक है, इनकी मोनालिसा जो है वो 1503 से 1505 के बीच में, ठीक है, चित्रित हुई थी। और द वर्जिन ऑफ द रॉक्स ये 1483 से 86 के बीच में चित्रित है। और दुखद रूप से खराब हो चुके फ्रेस्को लास्ट, ठीक है, फ्रेस्को लास्ट सपर, ये आपका 1495 से 98 के बीच में चित्रित हुई थी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुनर्जागरण काल, ठीक है, पुनर्जागरण काल की सबसे प्रमुख विशेषता किसे माना जाता है? तो मानवतावाद को माना जाता है, ह्यूमनिज्म को। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या है। देखिए, प्रश्न नंबर 46 आपसे पूछा है कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति ये प्रारंभ हुई थी कहाँ से? तो इंग्लैंड से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 47 आपसे पूछा है कि धर्म सुधार आंदोलन, क्या कह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कैथोलिक कौन थे? सुधारवादी थे, अंधविश्वासी थे, या फिर ये प्राचीन चर्च के अनुयायी थे, यानी प्राचीन चर्च के फॉलोअर्स थे, या फिर प्राचीन चर्च के विरोधी थे? तो जो कैथोलिक होते थे ये आपके प्राचीन चर्च के अनुयायी थे। ठीक है, फॉलोअर्स ऑफ द एंशियंट चर्च। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या है, मार्टिन लूथर, इनका जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। पूछता है कब हुआ था? तो 10 नवंबर को हुआ था। किस सन में हुआ था? 1483 में। ठीक है, अगर पूछ लिया मृत्यु तो 1546। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, अच्छा, अभी तक आप रुके हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर, ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा। ठीक है, ये टीम का व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, कभी कभी एक्टिव रहते हैं हम भी,
तो 7607574584 है। ठीक है, चलें। ये लास्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, देखें। चर्च में व्याप्त बुराइयों पर 95 बिंदुओं का विरोध प्रस्ताव निम्न में से किसने लिखा? तो ये विरोध प्रस्ताव मार्टिन लूथर ने लिखा था। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 50 का। ठीक है, चलें यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं। 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा लिखे गए दस्तावेज को 95 थीसिस कहा जाता है, क्योंकि यह 95 कथनों और प्रश्नों की एक सूची है जिसे मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के खिलाफ बहस के लिए लिखा था। मैंने कहा था देखिए 95 थीसिस आगे आपका आएगा, मेंशन होगा, इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, चले तो ये आपका मैंने सॉल्व करा दिया है। क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर सेंड कर देंगे। ठीक है, चले मिलेंगे आपके जल्दी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।